अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमसे मत उलझो कि अब हम सरापा सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी। दाद सुबह सुबह जब मीर के पास पहुंचा तो सारा घर ही बिखरा पड़ा था और दाद जानता था कि परियाम का सारा गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर उतारा गया है। दाद इन कीमती चीज़ों पर अफसोस करता हुआ मीर के रूम के पास पहुंचा। पहली ही दफ़ा नॉक करने पर मीर का कमेंट सुनाई दिया। दाद दिल में दरूद पढ़ता हुआ दरवाज़ा खोल के अंदर गया, मगर मीर की हालत देखकर मालूम हुआ कि वो शायद सारी रात सो नहीं पाया और शायद रोया भी होगा, इसलिए तो आंखें सुर्ख थीं। साहब, दाद दर्द से पुकार उठा। दाद, मेरी हालत के बारे में कुछ मत पूछना, वरना शायद मैं गुस्से में आऊँ और उसको ही ख़त्म कर आऊँ। मीर दर्द से बोलता हुआ खड़ा हुआ और परियाम का नाम लेना ही ज़रूरी नहीं समझा। दाद को दोनों की हालत पर दुख हुआ। अब तो वो दोनों ही इसको अजीज़ हो गए थे। दाद, मैं इसको सज़ा देने गया था और मेरी बेबसी देखो, इसको देखते ही मेरा गुस्सा हवा हो गया। ऐसा क्या है उसमें कि मैं इसके अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता? और मेरे दिल की बेईमानी देखो, मैं इसको बोल रहा था कि मैंने इससे दिल से निकाल दिया, मगर पूरी रात इस दिल ने सोने ही नहीं दिया। बार बार इसके पास जाने के लिए और इसको देखने के लिए तड़पता रहा है। मैं तो किसी की गलती को माफ़ नहीं करता और इसने तो बार बार गलती की है, मैं फिर भी इसको सज़ा नहीं दे पाया। मैं अपने दिल को निकाल फेंकना चाहता हूँ जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। मीर जाऊँगा। दाद, इसे कहो ना मुझे छोड़ के कहीं ना जाए। वो छोटी सी लड़की मुझे अपने जादू में फंसा चुकी है। इसे कहो मुझे आज़ाद कर दो। मीर दर्द से करलाया और ना चाहते हुए भी आंख से आंसू टपका, जिससे वो दाद से छुपा गया। साहब, प्लीज़ आप हिम्मत करें, दाद ने बेबसी से कहा। यार हिम्मत ही, मुझे क्या हुआ है? तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कराओ, फिर मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। और हाँ, सबसे पहले सफाई का बोलो, मुझे उलझन हो रही है। मीर अपने मखसूस सर्द लहजे में कहता हुआ वाशरूम में घुसा। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो अभी अभी टूटी बिखरी हालत में था। मीर की यही तो खासियत थी, 1 मिनट से भी पहले अपने ऊपर परत दर परत खोल चढ़ा लेता था। दाद दिल ही दिल में अपने साहब की खुशियों के लिए दुआ करता हुआ बाहर निकला। गुड़िया पुत, मैं क्या करूँ? तेरे मशवरे पर अमल तो कर लिया था, मगर अब मेरी जान अज़ाब में आई हुई है। अगर जो तेरे बाबा साईं मेरी चोट देखने की ज़िद करने लगे तो मैं क्या करूँगी? अम्मा जान ने परेशानी से पूछा। अम्मा जान, ऐसी बातें तो ना करें, मैं खुद डरती हूँ बाबा साईं से। हानि रूहानसी होकर अम्मा जान की गोद में सर रखा। क्यों ना करूँ, अब आगे भी ऐसा उल्टा सीधा मशवरा दे ताकि किसी तरह तेरे बाबा साईं से बच जाऊँ। अम्मा जान ने हानि के सर पर चमाट मारी। अम्मा जान, जब भी बाबा साईं आपकी चोट देख के निशान देखने लगें, आप इन्हें कोई ऐसी प्यार भरी बात कीजिएगा कि वो खुद प्यार की बातें करने लगें और आपकी चोट देखना भूल जाएं। हानि ने शरारती निगाहों से माँ की तरफ देखा। हाँ हाय, कितनी बेशर्म हो गई है। चल उठ, अपना सर और ज़रा दूर करके बैठ, गुस्सी चली आ रही है। अम्मा जान ने शर्म के मारे हानि को डपटा। हानि तो अम्मा जान का शर्म से लाल चेहरा देख देख के हंसी जा रही थी। अम्मा जान, पता है आपका ये शर्म से लाल गुलाबी चेहरा देखकर ना मुझे और ज़्यादा प्यार आता है। पता नहीं बाबा साईं का क्या हाल होता होगा। हानि कहते ही दरवाजे की तरफ भागी। जानती थी अब अम्मा की चप्पल ने इसका ज़रूर स्वागत करना है, इसलिए पहले दरवाजे के पास पहुंची। पता नहीं क्या खाकर मैंने इसे पैदा किया। मजाल है जो शर्म लिहाज छूकर भी गुजरा हो। सारे जग से निराले काम करती है। अल्लाह पाक मेरी इस नालायक औलाद को ज़रा सी अकल दे दे। अम्मा जान की बड़बड़ाहट सुनकर हानि दरवाजे के पार से हंसी। हानि हंसते हंसते अपने रूम की तरफ जा रही थी जब रमैसा को इसकी शामत वहाँ ले आई। हाय हाय रोमी, आप ही सच बताएं, ये इतनी तैयार श्यार होकर किधर जा रही हैं? कहीं आपो के घर तो नहीं जा रही? किसी का दिल चुराने अरहम के नाम से छेड़ा गया। हानि ने आंखें मटकाईं। अपनी उम्र का लिहाज कर लो, बदतमीज़, ऐसी बातें कोई अपनी आप ही के साथ करता है? रुमैसा बेचारी शर्मिंदा होकर गुजरने लगी। अरे हमारी उम्र का तो पता नहीं, मगर आप ही सच में मुझे आपकी तैयारी में ज़रूर दाल में कुछ काला लग रहा है। हानि रोमी के साथ ही सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। हानि, खुदा का वास्ता चुप कर जा, मैं कहीं भी नहीं जा रही और तैयारी तो बस ऐसे ही कर ली। रोमी ने चिढ़ के हाथ जोड़े। डार्लिंग, आज घर में कोई ख़ास मेहमान आने वाला है क्या? हानि ने नज़रें घुमाई और फिर चाची को किचन की तरफ जाते हुए देखा तो इससे पूछा। तुम्हारी आपो आ रही हैं आज हवेली में। चाची जल्दी से जवाब देती किचन में घुसी। हानि चालाक लोमड़ी की तरह रोमी के इर्द गिर्द घूमी। रोमी बेचारी इस लम्हे को कोस रही थी जब हानि का सामना हुआ। किसी के घर जा तो नहीं रही, मगर हवेली में ज़रूर कोई आ रहा है। रोमी, आप ही सच ही बता देती, आपका कौन सा बिल आ जाना था? हानि ने शर्म दिलाने वाले अंदाज में कहा।
बदतमीज़, अब पता चल गया है ना, तो मेरा सर क्यों खा रही हो? रूमी इसकी नज़रों से खाइफ हुई। हाँ ठीक कह रही हैं, आपका सर क्यों खा रही हूँ? मैं तो अरहम भाई का सर खाऊंगी, हानि भागते हुए बोली। गुड़िया तुमने अगर उल्टा सीधा बोला तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। रूमी चीखी, जानती थी शैतान की खाला इसकी बातें ही बताएगी। अगर तुम देख पाते मेरी चाहत की इंतहा, तो हम तुमसे नहीं, तुम हमसे मोहब्बत करते। दाद ऐसा करो, आज की पहली फ़्लाइट में ही टिकट बुक करवाओ, वो कल हवेली भी जाना होगा। अम्मा जान ने बात की थी, शायद कोई ज़रूरी काम होगा। यहाँ वैसे भी काम ख़त्म हो गया है। मीटिंग से वापस आने के बाद मीर ने दाद को अपने रूम में बुलाया और हुक्म जारी कर दिया। दाद ने मीर की बात सुनी तो परेशानी से मीर की तरफ देखा। आज की फ़्लाइट में ही तो परियाम की टिकट बुक करवाई थी। अब मीर की टिकट बुक करवाने का मतलब था दोनों एक ही फ़्लाइट में जाते, और परियाम चाह रही थी कि वो मीर से पहले पाकिस्तान पहुँचे। अब पता नहीं इन दोनों के बीच में दाद बेचारा कितना फंसेगा। मीर से पहले पाकिस्तान पहुंचे, अब पता नहीं इन दोनों के बीच में दाद बेचारा कितना पिसेगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मीर ने खामोशी पर लैपटॉप से नज़रें हटाकर दाद की तरफ देखा, जो पता नहीं किन सोचों में गुम था। नहीं साहब, परेशानी तो कोई नहीं है, मगर क्या आपने आज ही जाना है? मतलब अगर हम कल चलें? दाद ने हिम्मत करके मीर से पूछ लिया। क्या मतलब कल चले दाद? तुम अगर कुछ कहना चाहती हो तो सीधी तरह से कहो। ये पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? जानते मुझे आएँ बाएँ करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मीर ने गुस्से से दाद की तरफ देखा। नहीं कुछ नहीं कहना, मैं टिकट बुक करवाता हूँ। दाद जल्दी से रूम से बाहर निकला जितना था। अगर थोड़ी देर और रुकता तो मीर से बहुत जल्द इससे असल बात उगलवा लेता, इसलिए बाहर जाने में ही आफियत समझी। क्या करूं, मैं गुड़िया से बात करता हूं। दाद ने बड़बड़ाते हुए सेल फ़ोन पर परियाम का नंबर डायल किया, जो वो आते हुए ले लिया था। 1 मिनट से भी पहले कॉल पिक की गई। गुड़िया, एक मुसीबत आ गई है, दाद ने आहिस्ता से कहा। कैसी मुसीबत आ गई है? कहीं मीर को मेरे जाने का पता तो नहीं चल गया? परियाम बेड पर बैठी थी, दाद की बात पर यकदम से खड़ी हुई और नाखून चबाने लगी। साहब को पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवाने का कह दिया है, और अब वो आपके साथ ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। अगर एयरपोर्ट पर साहब ने देख लिया तो कुछ कर ही ना दें। दाद मीर के कमरे की तरफ देखते हुए परियाम को बताने लगा। भाई अब ऐसे डराएं तो नहीं, मैं पहले ही इनके गुस्से की वजह से खौफजदा हूँ। पता नहीं कब इनके अंदर जिन आ जाए और खामख्वाह ही सबको खा जाए। परी ने रूहानसी होकर अपनी उंगली चबा डाली। दर्द होने पर मालूम हुआ कि उंगली के साथ क्या गज़ब कर चुकी है। अच्छा गुड़िया डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। दाद बेचारा परी की कंडीशन सोच के और ज़्यादा परेशान हुआ। बस जल्दी से कुछ करे, मुझे मीर से पहले पाकिस्तान पहुँचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परियाम ने जल्दी मचाई। गुड़िया तुम्हारे पास गाउन है क्या? दाद ने एकदम से पूछा। नहीं मेरे पास तो नहीं है, मगर आपने गाउन का क्या करना है? परियाम दाद की गाउन वाली बात पर हैरान होकर बोली। ओके मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले गाउन लेते हैं, तुम तैयार हो जाओ। दाद कहते हुए बाहर की तरफ भागा। गुड़िया बस भी कर दो, और कितना दरवाजे के साथ चिपकोगी? बबल गम की तरह तो चिपकी हुई हो। समामा ने हानि को पीछे खींचा, जो दरवाजे के साथ चिपक कर अंदर बैठे अफराद की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। यार आपी, मुझे ना किसी गड़बड़ का अंदाज़ा हो रहा है। मतलब सिवाय हम लड़कियों के सभी अंदर हैं, कोई तो खिचड़ी पक रही है, और मैं ये खिचड़ी पकने नहीं दूंगी। आखिरकार मैं हाना हैदर हूँ। हानि सोफ़ों के पास आते हुए बोली। एडी तू फन्ने खान है, अपनी तो खिचड़ी पकाई नहीं गई थी तुमसे? नूर ने ज़ुबान निकाल कर इसके शहर जाने वाली बात पर चिढ़ाया, क्योंकि शहर जाकर हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तब बाज़ल ने बड़ी मुश्किल से सबको मनाया था, और तब जाके हानि को इजाज़त मिली थी। तब हाना हैदर छोटी थी और इनकी बातों को इग्नोर किया जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता। हानि ने गड़बड़ा कर बात बनाई। क्यों, अब तुम्हारा ID कार्ड बन चुका है, जो अब तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता? रूमी ने भी सुबह वाला बदला उतारा। वो भी बन जाएगा एक दिन, देखना तुम लोग। हानि सबको एक ग्रुप में होते हुए देखकर चिढ़ी। हाँ हाँ हाँ, बस अभी 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। समामा भी हंसी। अब 1 साल से कम रह गया है। हानि गुस्से से आग बगोला हुई। चलो फ़िलहाल के लिए छोटी ज़रा साइड पे होना। रोशनी खड़ी होकर इसके सामने आई। आप ही मैं सबको देख लूँगी, गिन गिन के बदले लूँगी। हानि गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ी। फ़िलहाल तो गिन गिन कर दिन गुजारो, क्या पता कब ID कार्ड बन जाए। पीछे से नूर चीखी। मेरा नाम हाना हैदर है, सब कुछ याद है मुझे। हानि भी जवाबन चीखी। इनकी हंसी सुनने से पहले ही हानि ने ठा करके दरवाज़ा बंद किया। जिनसे बिछड़ना नामुमकिन था, मुझे उनसे बिछड़े कई रोज़ हो गए। मीर और दाद इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दाद बेचारा परेशानी से इधर उधर देख रहा था। दाद, क्या आज एयरपोर्ट पर ज़्यादा हसीन औरतें हैं जो तुम बार बार इनकी तरफ देख रहे हो? मीर ने चिढ़कर दाद को अपनी जानिब मुतवज्जा किया।
दाद ने गड़बड़ाकर मीर की तरफ देखा। नहीं सही, वो बस बच्चा बहुत प्यारा है, इसको देख रहा हूँ। दाद ने घबराकर बच्चे की तरफ इशारा किया। अब वो मीर को कैसे बताता कि आपकी बीवी को बुर्का पहनाकर पाकिस्तान ले जा रहा हूँ, जो बार बार वहाँ पर बैठी अपने निकाब को ठीक कर रही थी, या फिर खौफजदा नज़रों से मीर को देख रही थी। दोनों हाथों से ही परियाम ने अपने निकाब को पकड़ा हुआ था और इस तरह बैठी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि सब ही इसकी तरफ मतवज्जा हो रहे थे, मगर इसकी नज़रें बस मीर पर टिकी हुई थीं। तो तुम भी शादी करके इसी तरह का एक बच्चा पैदा कर लो, तंजिया कहा गया। क्या सही, आप भी ना? दाद शर्मिंदा हुआ। हाँ क्या मैं? मीर ने दाद की नकल उतारी। अनाउंसमेंट पर होने सभी प्लेन की तरफ बढ़े। साहब आप चल के बैठे, मैं ज़रा वाशरूम होकर आता हूँ, दाद जल्दी से कहता हुआ दूसरी तरफ मुड़ा। मीर अपने सर को झटकता आगे की तरफ बढ़ा। क्या गुड़िया, तुमसे तो नकाब भी ठीक से नहीं हो सकता। दाद जल्दी से परियाम की तरफ आया। मैं क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं रहा। आगे की तरफ करती हूँ तो आंखों के सामने आ जाता है, थोड़ा पीछे करती हूँ तो सारा ही नीचे चला जाता है। परी रोहानसी हुई। इधर मुझे एक पिन दो, मैं ठीक करता हूँ। दाद ने पीछे मुड़कर मीर को अंदर जाते देखा तो परियाम से बोला। परियाम ने बैग से पिन निकाल कर इसे थमाई। दाद ने इसके सर पर पिन सेट की और इसको साथ लेके प्लेन की तरफ बढ़ा। परियाम कभी सर पर हाथ लगाकर पिन को देखती और कभी सताइश नज़रों से दाद को देखती। बस घूरना बंद करो, एक पिन ही लगाई है, कोई जजीरा नहीं दरियाफ्त किया जो तुम मुझे ही देके जा रही हो। दाद परियाम की नज़रों से तंग होकर बोला। ओके, अब तुम जाके अपनी सीट पर बैठो और खुदा का वास्ता अगर चीखना हुआ तो आवाज़ बदल लेना, नहीं तो तुम्हारे शोहर को तुम्हारी आवाज़ की पहचान हो जाएगी। दाद ने परियाम से मिन्नत की। ओके ओके, अब तुम जाओ। परियाम खिलखिलाई। इसे नहीं पता था कि मीर का रिएक्शन क्या होगा, मगर अब वो इधर भी नहीं रह सकती थी, इसलिए तो पहली फुर्सत में पाकिस्तान जाने का सोचा। इससे अब खुद को बदलना था। हाँ, वो अब उन लोगों के बदलते चेहरों को पढ़ना चाहती थी। पाकिस्तान पहुंचते ही दाद मीर को ज़रूरी काम का कहकर गायब हो चुका था। इसके लिए ड्राइवर से पहले एयरपोर्ट के बाहर मौजूद था। मीर दांत पीसता हुआ इसके पास पहुंचा और ठक से गाड़ी में बैठा। ड्राइवर बेचारा सामान रखने के बाद सहम कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो, तेज़ चलाओ। मीर ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर बेचारे ने 1 मिनट के लिए तेज़ की और फिर से स्लो कर दी। तुम गाड़ी रोको और नीचे उतरो, मीर धाड़ा। गाड़ी रुकने पर मीर जल्दी से आगे बढ़ा और ड्राइवर को उतरने का इशारा किया। ड्राइवर सहम कर जल्दी से नीचे उतरा। अब तुम जितनी मर्जी स्लो आते रहो। मीर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर को कहते ही गाड़ी को हवा में ले उड़ गया। ड्राइवर ने सेल फ़ोन निकाल कर जल्दी से दाद को कॉल मिलाई। दाद ने ड्राइवर की कॉल देखी तो 1 मिनट से भी पहले पिक की। क्या हुआ, कोई मसला हो गया? दाद ने सेल फ़ोन कान से लगाया। परियाम जो विंडो से बाहर देख रही थी चौंक कर दाद की तरफ देखने लगी। क्या साईं ने तुम्हें गाड़ी से निकाल दिया और ख़ुद चले गए? दाद हैरान हुआ और बोला। परियाम परेशान हुई। अच्छा, तुम किसी से लिफ्ट लेकर घर चले जाओ, अगर ना मिले तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। दाद ने कहते हुए कॉल बंद की। क्या हुआ? परियाम परेशान होकर बोली। तुम्हारे शौहर ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर खुद ड्राइव करके घर पहुंच चुके होंगे, क्योंकि इनकी ड्राइविंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दाद बेचारगी से बोला। कहा भी था तेज़ चलाई, अब मैं इनके सामने कैसे जाऊंगी? परियाम रोहानसी होकर बोली। कुछ नहीं होगा, बस तुम खुद पर भरोसा रखो और साहब के चिल्लाने पर नज़रें नीची करके सुनती रहना, वो खुद ही बोल बोल के चुप हो जाएंगे और फिर इनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। दाद ने परियाम को समझाया। वाइट विला पहुंचते ही दाद ने गाड़ी रोकी और परियाम के उतरने के लिए दरवाज़ा खोला। अब आप हिम्मत करके अंदर जाएं, सामान मैं सुबह ले आऊँगा। दाद कहते ही गाड़ी भगा कर ले गया। परियाम रेहानसी होकर दरूद का विर्द करती अंदर की तरफ बढ़ी। वहाँ पहले से ही गाड़ी देकर सीने में सांस अटकी, मगर खुद को हौसला देती लॉन्च के दरवाजे को ओपन किया और सर घिसा कर अंदर की सूरत हाल जांची। लॉन्च में कोई नज़र नहीं आया तो परियाम आहिस्ता से कदम उठाती अंदर घुसी। इधर उधर देखने के बाद इस और मीर की गैर मौजूदगी की तसल्ली करने के बाद बिल्ली की तरह चलती आगे बढ़ी, मगर हर तरफ नज़रें घुमा रही थी। अभी वो 4 कदम ही चली थी कि बुआ मुलाजमा यकदम से परियाम के सामने आई और परी डर के कदम पीछे हुई, मगर फिर बुआ के देखने के बाद गहरी सांस ली। छोटी बीबी साहिबा, आप तो हवेली गई थी। बुआ ने हैरानी से परी की तरफ देखा। शिश, आहिस्ता बोलें, कोई सुन न ले। बुआ सब छोड़ो, ये बताओ मीर कहाँ है? परी बुआ का हाथ पकड़कर किचन में घुसी। मीर साहब थोड़ी देर पहले ही आए हैं और मुझे खाना टेबल पर लगाने का कहकर रूम में फ्रेश होने गए हैं। बुआ हैरानी और परेशानी से बोली। ओके, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरा यहाँ पर मौजूद होने का पता मीर को ना चले। आप मीर के लिए खाना लगाएं। परियाम आहिस्ता आहिस्ता बोलती हुई किचन से बाहर निकली। अपने रूम में पहुँचकर परियाम ने सुक्का सांस लिया, मगर मीर का सामना करने का सोच कर इसका कॉन्फिडेंस कहीं हवा बन के उड़ जाता था। मैं रात को अकेली कैसे सोऊंगी? आज मीर का सामना तो करना पड़ेगा। हाय, मुझे कहीं मार ही ना डालें और किसी को मेरे मरने की खबर ही ना हो। हाँ, हनी को कॉल करके मीर के गुस्से की हद पूछ लेती हूँ। परियाम को यकदम से हनी का ख्याल आया तो जल्दी से अपने हैंडबैग से सेलफोन निकाल कर हनी का नंबर डायल किया।
कॉल 1 मिनट से भी पहले पिक हुई। हाय परी, तुमने हद कर दी, यानी कि तुमने इस बार अपना सेल फ़ोन ऑफ़ नहीं किया और तो और तुमने खुद ही मुझे कॉल कर ली। यारा, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? कोई मुझे चुटकी काट के बताए कि मैं ख्वाब नहीं देख रही। हानि हैरानी से कॉल पिक करके बगैर किसी ब्रेक के बोलते ही चली गई। परी बोलने के लिए मुँह खोलती फिर बंद कर लेती। बेचारी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हानि यार, तुम थोड़ी देर मुंह बंद करके मेरी बात सुन सकती हो क्या? परी अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा कम करके बोली। परी, तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रही हो? कहीं तुम मुसीबत में तो नहीं फंस चुकी? मुझे बताओ, मैं अभी भाइयों को कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ, वो अभी हीरो की तरह तुम्हें बचाने आएंगी। हानि का रेडियो फिर से चला। परी इसकी बातें सुनकर अपना सर पकड़ चुकी थी। हानि, खुदा का वास्ता तुम पहले मेरी बात सुन लो। परी रोहंसी होकर बोली। हाँ हाँ मेरी जान, सुनाओ, मैं तुम्हें तो सुनने के लिए बैठी हूँ। हानि ने खुश दिली से पिचकारा और परी ने अपने दांत पीसे। हानि, एक बात बताओ, मीर कितना गुस्सा करते हैं? परी ने हिचकिचाकर अपना सवाल ही दिया। क्या मतलब? तुम इस वक्त भाइयों के गुस्से का क्यों पूछ रही हो? कुछ हो तो नहीं गया? मैं सदके, तुम भाइयों के गुस्से की फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। हानि परी के डर का अंदाज़ा लगाकर प्यार से बोली। हाँ ना हैदर, जो पूछ रही हूँ तुम उसका जवाब दो ना प्लीज़। परियाम झंझलाई। अच्छा देती हूँ, इतनी औखी क्यों हो रही हो? हानि अपनी बर्फ़ से इसकी हालत का मज़ा ले रही थी। हाँ हाँ जल्दी बताओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। परी जल्दी से बेड पर बैठी। यार, जब भाई गुस्से में होते हैं ना तो किसी को भी नहीं देखते, मेरा मतलब अपना गुस्सा निकाल कर ही रहते हैं। यार, एक बार ना गाँव के किसी लड़के को दरख्त पर उल्टा लटका दिया था, पता नहीं इस लड़के पर क्यों गुस्सा थे। परी ने खुद को उल्टा लटके देखकर सोचा तो झुरझुरी लेकर हानि की तरफ मतवज्जा हुई, जो बस बोले जा रही थी, मगर इधर परी डर के मारे बेड पर सुकड़ती जा रही थी। यार, आपी ने बताया था कि एक मुलाजिम ने किसी लड़की को छेड़ा था। बस जब भाइयों को पता चला तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाला और इसकी इतनी धुलाई की कि वो बेचारा लहूलुहान हो गया और बमुश्किल ही बाबा साई ने इस मुलाजिम की जान बचवाई। हानि अभी मज़ीद बात बताती कि परी ने इसको ठोका। हानि, बस कर दो यार। परी खुद को सोचे में बेल्ट से मार खाती देकर चिल्लाई। क्या हुआ परी, तुमने खुद ही तो पूछा था। हानि इसके चीखने पर परेशान हुई। हानि, तुम वापस कब आ रही हो? परी ने मौजू गुफ्तगू बदला। क्या हुआ यार, तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगे? अब वापसी का क्यों पूछ रही हो? हानि हैरान होकर बोली। हानि, मैं ना वाइट वाला हूँ, तुम सुबह किसी भी हालत में वापस आ जाओ और किसी को बताना नहीं। बाकी सब बातें बाद में तुम्हारे आने पर बताऊँगी। परियाम ने जल्दी से कहा। क्या तुम वाइट वाला में? हानि अभी चीखने लगी थी तो परियाम ने जल्दी से कॉल ही काट दी और सेल फ़ोन ऑफ कर दिया। जानती थी हानि की बेकरार रूह को करार नहीं आएगा, इसलिए बार बार फ़ोन करेगी और इस मसले का एक ही हाल था, वो था सेल फ़ोन ऑफ करना। परियाम डरती डरती बेड से खड़ी हुई और दरवाजे के पास पहुंचकर अपना सर बाहर निकाला। कोई भी नज़र नहीं आया तो आहिस्ता से बाहर निकली और सीढ़ियों के पास आकर नीचे देखने लगी। ड्राइंग रूम से खिटपिट की आवाज़ आ रही थी, मतलब मीर खाना खाने में मसरूफ़ था। हाँ, मैं अभी मीर के सामने नहीं जाती, क्या पता मेरी भी बेल्ट से धुलाई कर दे या फिर फन्नूस से उल्टा लटका दे। अभी यहाँ पर दरख्त तो है नहीं, मैं सुबह ही इनको मनाऊंगी जब हाना भी इधर होगी। चलो मुझे बचा तो लेगी, वरना अभी तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। बुआ भी नक्सी में चली गई होनी है, अब भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा। फ्रूट से उठा लाती मगर तब अक्ल ही नहीं थी। परियाम खुद से बातें करती अपने रूम की तरफ बढ़ी। दाद, तुम इस वक्त यहाँ पर लंदन से कब लौटे और मीर भी आ गया है? मुलाजिम के बुलाने पर रवाज़ जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो सामने दाद को देखकर हैरान रह गया, इसलिए थोड़ा परेशानी से बोला। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं, साईं भी साथ ही थे। दाद रवाज़ से मिलने के बाद सोफ़े पर बैठा। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब क्या मीर ने तुम्हें मेरे पास किसी काम के लिए भेजा है? रवाज़ भी उलझता हुआ सोफ़े पर बैठा। नहीं, काम के लिए तो नहीं भेजा, मगर मीर साहब से छुप कर इधर आया हूँ। एक रात के लिए रुकना है, साईं से गद्दारी कर बैठा हूँ, इसलिए इनसे छुप कर आपके पास आया हूँ। दाद ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी गद्दारी कर बैठे हो दाद? रवाज़ परेशान हुआ। आखिर को दाद इसके लिए भी इतना ही अहम है जितना वो मीर के लिए है, क्योंकि तीनों कॉलेज तक साथ ही पढ़े थे। साईं के दिल को साथ लाने की गद्दारी कर बैठा हूँ, आप फ़िलहाल नहीं समझेंगे, साहब से मिलने के बाद इनसे पूछ लीजिएगा। दाद ने रवाज़ की शक्ल देखकर मुस्कुराहट रोकी। यार, तुम्हारे साहब से मैं खुद छुप रहा हूँ, वो क्या खाक बताएंगे, पता नहीं मेरी क्या हालत करेगा। अब तो सुबह ना होने की दुआ कर सकता हूँ। रवाज़ ने बेचारी सी शक्ल बनाई। चलो ये तो आपका अपना मामला है, मुझे नक्सी की दें ताकि मैं आराम कर सकूं। दाद रवाज़ को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ, तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, अल्लाह करे तुम्हारा हाल मुझसे भी बुरा हो। रवाज़ चिढ़ते हुए बोला। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। दाद मुस्कुराता हुआ की लेने के लिए रवाज़ की जाने बढ़ा। तुम ना मेरे सामने से दफ़ा हो जाए, तुम आग लगाने में औरतों से भी 4 हाथ आगे हो। रवाज़ चिढ़कर बोला। ओके, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने, आप अपने मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग कर लें। दाद कहते ही बाहर की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब रवाज़ को सही वाला गुस्सा आने लगा था। हम ज़रा बदलिहाज से हैं, कम ही किसी को रास आते हैं। मीर गुस्से से अपने कमरे में टहल रहा था, क्योंकि इसे ये तो मालूम था कि दाद परियाम को अपने साथ
ले आया था, मगर इधर पहुंचने के बाद वो परियाम को किधर ले गया था ये बात इसे नहीं मालूम थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो दाद की एक दिन बाद जाने वाली बात पे हैरान ना होता। वो दाद जो इसकी अच्छी बुरी बात पर कभी भी ना बोलने वाला, यकदम से किसी बात को करने से रोके तो परेशान होना तो बनता था। इसलिए तो मीर दाद के अपने रूम से बाहर निकलने पर इसके पीछे आया और इसकी सारी बातें सुनने के बाद मीर दिल से खुश ज़रूर हुआ, मगर फ़िलहाल परियाम को सबक ज़रूर सिखाना था, ताकि फिर से वो किसी की बातों में आने से पहले मीर की नाराज़गी और गुस्से को सोचकर ही डर जाए, या फिर मीर से दूर जाने का ख्याल आने से पहले इस ख्याल को अपने दिल से निकाल फेंकें। इन सब के लिए ज़रूरी था कि वो परियाम को थोड़ा बहुत तो तड़पाए। आखिर को मीर को भी इसने बहुत तड़पाया है। मीर को वो एयरपोर्ट पर नज़र आ गई थी, लेडीज़ के पीछे छुपकर अपने निकाब को दुरुस्त करती हुई और खौफ से मीर की तरफ देखती हुई। एक दफ़ा तो मीर का दिल चाहे इस छोटी सी लड़की के पास और अपने हाथों से इसका निकाब सेट करके बताए कि मेरी छोटी सी जान को क्यों हल्कान कर रही हो, मगर बड़ी मुश्किल से खुद पर सख्त पैरे बिठाए। जितना था जानता था अगर एक बार इसके साथ नरम हुआ तो फिर शायद सख्ती ना कर सके, और परियाम सारी ज़िंदगी ही इसको तड़पाती रहेगी अपनी बेवकूफ़ियों से। यार, अभी मीर यही सब सोच रहा था कि एकदम से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मीर हैरान होता बाहर निकला और इसकी गैर मौजूदगी में किसकी हिम्मत हुई कि वह इसके घर में घुसे। मीर आंखों को सुकेड़ता हुआ चीख की जानी मतवज्जा हुआ, मगर चीख तो हना और परियाम के रूम से आई थी। गुड़िया तो अभी हवेली में है, फिर कमरे में कौन है? मीर ने बड़बड़ा कर दरवाजे को खोला। मीर ने खुशगवार हैरत से अपने सामने बंद आंखों के साथ चीखे मारती परियाम को देखा। मतलब परियाम कहीं और नहीं बल्कि इसके पास आई है, इतने से गुस्से पर। अगर वो इतना समझ सकती है तो मेरी थोड़ी नाराज़गी पर तीर की तरह सीधी हो सकती है। हाँ, मेरा दिल खुशी से मर ही ना जाए। ओ अल्लाह ना करे, अभी तो परियाम के साथ जीना है। लास्ट मंथ मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से निकाले एंड हियर्स हाउ यू कैन डू दिस। हाँ, इस पागल लड़के को बताना है कि मेरे जीने की वजह बन गई है। उफ़्फ़ो, मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मीर धड़ा। परियाम की चीखों को ब्रेक लगा। इसने डर के मारे आंखें खोली और खौफ से मीर की तरफ देखा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मीर इसके करीब जाकर गड़ाया। मैं इधर हूँ, 2 कदम पीछे होकर बोली। माशाल्लाह से मेरी आंखें सलामत है और नज़र आ रहा है कि तुम इधर हो। मुझे ये बताओ कि तुम इधर क्या कर रही हो? मीर इसके 2 कदम पीछे होने पर गुस्सा हुआ और इसको बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मैं इधर रहूँगी। परी की आंखों से आंसू टपके रोते हुए मीर को बताया। मीर के दिल को कुछ हुआ, मगर मीर ने दिल को डपटा और सख्ती से परी का बाजू पकड़ के बाहर की तरफ बढ़ा। तुम इधर नहीं रहोगी बल्कि अपने भाइयों के पास जाओगी, और तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी इनसे प्यार करती हो तो तुम्हें इनके पास जाना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। मैं तो तुम पर जुल्म करता हूँ तो फिर मेरे घर में रहने का जवाज़ ही नहीं बनता। मीर गुस्से से परी को खींचकर लाउंज में लेके आया। मुझे नहीं जाना, मैं इधर रहूँगी। अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं अम्मा जान को बताऊंगी। परी ने डरते डरते यकदम से मीर को धमकी दी। इसे इस सिचुएशन में बस अम्मा जान ही इसको याद नहीं, इसलिए मीर को अम्मा जान के नाम से डरवाया। वैसे भी इसको इतना मालूम हो गया था कि मीर अपनी अम्मा जान से बहुत प्यार करता है और इनकी कोई बात नहीं टालता, इसलिए परी ने अपनी तरफ से मीर को बहुत बड़ी धमकी दी। किसकी अम्मा जान को बताओगी? मीर ने आंखें निकाली, मगर इतना तो जान गया था कि इसको धमकाया गया है। मैं अपनी अम्मा जान को बताऊंगी। अम्मा जान ने कहा था कि अगर कुछ भी हो तो मैं इन्हें बताऊं, तो मैं ये भी अम्मा जान को बताऊंगी कि आपके बेटे ने मुझसे शादी कर लिया और अब वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। दुपट्टे से सूं सूं करती नाक को साफ करके मीर को बताया। मीर ने हैरानगी से पहले परियाम की हिम्मत को देखा, जो मीर की आंखों में देखकर इसको धमकी दे रही थी, मगर जब दुपट्टे से नाक साफ करते देखा तो जल्दी से छी करके इसके बाजू को छोड़ा। तुम अम्मा जान को बताओगे कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है? मीर ने दांत पीसे। हाँ, मैं बताऊंगी, और फिर बाबा साईं से आपको मार भी खिलाऊंगी। मैं सब कुछ बता दूंगी। परियाम ने दुपट्टे से नाक को मज़ीद लाल किया। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और प्लीज़ तुम दुपट्टे को ख़राब मत करो। मीर ने गुस्से से वार्निंग दी। मेरा दुपट्टा है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, और मैं क्यों नहीं बताऊँगी? मैं आपसे डरती थोड़ी हूँ। परियाम ने चिढ़ाने के लिए नाक को रगड़ा। तुम मुझसे नहीं डरती? मीर बिल्कुल इसके नज़दीक हुआ। आप मुझे डराएंगे क्या? परियाम इसके करीब आने पर डरी। मैं कुछ और भी करूँगा। मीर ने मायने खींचे से इसके कंधों को पकड़ा। आप मुझे मारेंगे अब? परियाम डरते हुए बोली। मीर की इस बात पर हैरान होकर पीछे हटा। मतलब इसको बात को समझा ही नहीं गया, और इसकी मायने खेज बात पे ये क्या बात है? उफ़, इसकी मासूम बीवी। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मीर ने सर झटककर इससे पूछा। मुझे पता है अब आप मुझे मारेंगे। परियाम अपनी बात पर जोर देकर बोली। पागल हो गई हो? मैं इतना कमज़ोर मर्द हूँ जो तुमको मारूंगा? मीर गुस्से से पागल हुआ। आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए आप मुझे मारेंगे? परियाम इसको गुस्से में देखकर खौफ से बोली। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इससे पहले कि मैं कुछ करूँ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीर गिराते हुए बोला। मैं क्यों दूर हूँ? मैं आपके पास ही रहूँगी। दो बदू जवाब देकर वो मीर को हैरान कर रही थी।
तुम इधर ही मरो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और ख़बरदार जो अब तुम्हारी आवाज़ निकली तो ज़ुबान काट दूँगा। मीर चिढ़कर अपने रूम की तरफ बढ़ा। परियाम कुछ कहे बगैर इसके बाजू के साथ चिपकी। क्या मसला है, दूर रहो मुझसे। मीर इस पर बरसा। मैं आपके साथ रहूँगी, मेरे रूम में भूत है, परियाम आहिस्ता से बोली। अच्छा है ना, भूत तुम्हें खा जाए, मेरी जान छूटे। मीर ने बाजू नहीं चढ़ाया। कुछ भी हो, जान बसती है मीर की इसमें। मैं फिर भी आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। परियाम ने नई मंतक ढूंढी। मेरी माँ, प्लीज़ मुझे इतने ज़्यादा शौक मत दो और मुझे सोने दो, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। मीर ने रूम में पहुंचकर इसके सामने हाथ जोड़े। मैं बेड पर सोऊंगी। परियाम खुशी से बेड की तरफ बढ़ी, मगर मीर ने हाथ पकड़ कर रोका। तुम सोफे पर सोगी और मुझे नींद आने से पहले तो तुम्हारी आंख बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। मीर बेड पर लेटते हुए बोला। परियाम बेचारी सर हिलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अभी तो शुक्र कर रही थी कि मीर ने इसको मारा नहीं है। हम सर फिरों से कोई तवक्का न कीजिए, गुस्से में चल पड़ेंगे मोहब्बत पर थूक कर। रवाज़ अभी नींद में जा ही रहा था कि यकदम से सेलफोन गुनगुनाया। इसने देखे बगैर ही कॉल काटी और फिर से आंखें बंद की। 1 मिनट से भी पहले सेलफोन दोबारा से गुनगुनाया। रवाज़ ने बंद आंखों से कॉल पिक की और अगले बंदे के बोलने का इंतज़ार करने लगा। रवाज़, सेल फोन से चिंगारती आवाज़ उभरी। रवाज़ बेचारा घबरा के उठ बैठा। जी। रवाज़ बुकलाते हुए बोला। तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? किधर थे? जानते भी हो जब मैं कॉल करती हूँ कितनी ज़रूरी बात करनी होती है, और तुमने मेरी कॉल ही काट दी। हाना बगैर सांस लिए बोली और बोलती ही चली गई। रवाज़ बोलने के लिए मुंह खोलता फिर बंद कर देता। यार, रात सोने के लिए होती है, मैं अभी सो रहा हूँ और किधर होना था, और तुम्हारी कॉल जानबूझ के नहीं काटी, हाथ लग गया था। रवाज़ ने बंद आंखों से अपनी सफाई देने की कोशिश की। अच्छा, मेरी बात सुन लो, फिर पूरी रात सोते रहना मेरी तरफ से। हानी ने इसकी बात सुने बगैर बोली। हाँ जी, सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। रवाज़ फिर से बेड पर लेट गया और सेलफोन को कान के नीचे दबाया। रवाज़, पता है परियाम भाइयों के घर वाइट विला में मौजूद है? हाना खुशी और जोश से बोली। हाँ पता है मुझे। रवाज़ बमुश्किल आंखों को खोलकर नॉर्मल अंदाज में बोला, मगर हाना की चीख पर अंदाज़ा हुआ कि इसने क्या बोला है। रवाज़, तुम्हें पता था कि परी वाइट विला में है? हानी सीरियस होकर बोली। नहीं, वो मैं कह रहा था, मुझे क्या पता होना है। रवाज़ की पूरी आंखें खुल चुकी थीं और नींद तो दुम दबा के भाग चुकी थी। रवाज़, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सच बताओ कि तुम्हें किस वक्त पता चला कि परी वाइट विला में है? हानी ने दांत पीसे। रवाज़ तो बस अपनी नींद को कोस रहा था। हाना, वो मैं बोल रहा। रवाज़ हिचकिचाते हुए बोलने लगा। रवाज़, अब भी तुमने सच नहीं बोला तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूँगी। हाना ने इसकी बात काटी और धमकी दी। हाँ हाँ, मेरी मीर की बहन हो, धमकी तो दोगी। हाना, वो दाद आया था तो इसने मुझे बताया था, इसलिए मुझे मालूम हुआ। रवाज़ ने सज़ा के लिए ख़ुद को पेश किया। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सेल फ़ोन से हाना की संजीदा आवाज़ आई। यारा, मैंने सोचा कि तुम्हें सुबह बताऊंगा, अब क्या तंग करूं? रवाज़ इसकी संजीदा सी आवाज़ सुन के घबराया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे कुछ भी नहीं बताते। तुम्हें लगता होगा कि मैं तो बच्ची हूँ और सीरियस भी नहीं होती, तो इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाना की भीगी सी आवाज़ गूंजी। रवाज़ का दिल इसकी बात सुन के कर लाया। अरे वो छोटी सी बच्ची छोटे से अरसे में इसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि वो अपनी खुशी से ज़्यादा इसकी खुशी के लिए काम करता था, और वो तो नटखट सी ही अच्छी लगती है। ऐसे भीगे लहजे में बात करती है तो बिल्कुल भी नहीं। हाना, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। रवाज़ अभी बात कर रहा था कि टूं टूं से पता चला कि कॉल बंद हो चुकी है। रवाज़ ने जल्दी से कॉल मिलाई। पहली बेल पर कॉल काट दी गई। दूसरी बार मिलाया तो सेल फ़ोन ही ऑफ हो गया। रवाज़ ने गुस्से से अपने बाल खींचे। पागल है, ऐसे कैसे सोच सकती है? वो मेरी पूरी कायनात बात ही नहीं सुनी है, जानती भी है कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा अहम है, फिर भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। अब कैसे मनाऊंगा, पता नहीं हवेली से कब वापस आएगी। भाई कम था जो बहन ने भी कसर पूरी कर दी। रवाज़ बड़बड़ाता हुआ बेड से खड़ा हुआ। अब नींद तो बमुश्किल ही आनी थी, इसलिए सिगरेट का पैकेट उठाकर टेरेस पर गया। मैं थोड़ा नहीं, मुकम्मल बुरा हूँ, ये झूठ मुकम्मल सच है। मीर की आंख पर्दों से छिन छिन करती रोशनी से खुली। मीर ने आंखों को मसला और घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। टाइम को देखते ही मीर बेड से छलांग मार के उतरा। सुबह के 7 बज रहे थे और वो अभी तक सो रहा था। आज जिम भी नहीं कर सका। वाशरूम की तरफ जाते हुए इसकी नज़र सोफे पर गई और मीर ठटक कर रुका अपनी बीवी के सोने का अंदाज देखकर। मीर मुस्कुराया। परियाम की एक टांग और एक बाजू नीचे लटक रहा था। बालों ने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। आह, मेरी भोली सी परी, पता नहीं इस दुनिया में कैसे आ गई है। मीर बड़बड़ाता हुआ सोफे के पास गया, बालों को चेहरे से उठाया और बाजू को उठाकर इसके ऊपर रखा, मगर फिर कुछ सोचकर इसे अपने बाजुओं में भरकर बेड की तरफ बढ़ा। इरादा इसको वहाँ पर लिटाने का था, मगर बदकिस्मती से परियाम की आंख भी खुल चुकी थी और वह खुद को मीर के बाजुओं में देखकर पहले तो कुछ नहीं समझी, मगर अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालकर रात वाला वाक़या याद किया तो झट से मीर के बाजुओं में मचली। क्या हुआ, किसी बिच्छू ने काट लिया है जो इस तरह मचल रही हो? मीर ने मुस्कुराहट दबाई और संजीदा नज़रों से
परियाम को देखा। आप के किसी बिच्छू से कम हैं? मुझे नीचे उतारे, मैं इस रूम से कहीं नहीं जा रही, सुन लें आप। परियाम ने दूबदू जवाब दिया। मीर अपने बारे में ऐसा लकब सुन के सटपटाया और गुस्से से परियाम को मैट्रेस पर ही पटक दिया। मेरी हड्डी टूट गई, मुझे दर्द हो रहा है। परियाम बेचारी दर्द से कराही। मीर नीचे इसके नज़दीक बैठा और इसका बाजू पकड़ के बैक पे ले गया। अभी सिर्फ तुम्हें मैट्रेस पर फेंका है, अगर आइंदा मेरी सामने ऐसे ज़बान चलाई तो छत से नीचे फेंकूंगा, फिर तुम्हारी हड्डी नहीं बल्कि तुम पूरी की पूरी टूट जाओगे। मीर गड़ाया। आप मेरी ज़ुबान से फिसल गया है, आपको तो पता है मैं बेज़ुबानों को कुछ नहीं कहती, फिर आपकी तो इतनी बड़ी ज़ुबान है, आपको कैसे कुछ कह सकती हूँ। परी अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली, क्या मेरी इतनी बड़ी ज़ुबान है? तुम ना गुड़िया के साथ रह रह के बदतमीज़ होती जा रही हो। अब तुम्हें बताता हूँ कि मेरी ज़ुबान के साथ साथ हाथ भी कितने बड़े हैं। मीर ने इसके दूबदू जवाब देने पर हैरान होता उठा और इसे बाहों में उठाकर रूम से बाहर निकला। मुझे नहीं जाना इस रूम से, मैं इधर ही रहूँगी। परियाम इसके बाजुओं से मचलकर बाहर निकली और भागकर मीर के बेडरूम में घुसी। परियाम तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, निकलो मेरे रूम से और अपने रूम में दफ़ा हो जाओ, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। मीर ने रूम में आकर इसका बाजू खींचा। मैं क्यों जाऊँ आपके रूम से, ये मेरा भी रूम है। आप ही तो कहते हैं आप मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपकी बीवी हूँ। परियाम ने आंखें पटपटाईं और प्यार भरी नज़रों से मीर को देखा। मीर हैरान होकर इसकी एक्टिंग देख रहा था। तुम मेरी बीवी हो मगर हमारा अभी निकाह हुआ है, शादी नहीं हुई, और अपने छोटे से दिमाग को कम चलाओ। मीर ने इसके सर पर हल्के से थप्पड़ मारा। बीवी तो हूँ ना, और बीवी अपने शौहर के रूम में रहती है, इसलिए अब से मैं आपके रूम में रहूँगी। मासूमियत से मीर की तरफ देखा। ओह, तो अब तुम बीवी हो, मेरे रूम में रहोगी, तो बाकी बीवी वाले काम कौन करेगा? मीर मुस्कुराता हुआ इसके नज़दीक हुआ। बाकी कौन से काम होते हैं? परियाम मीर को अपने नज़दीक खड़े देखकर हिकलाई और बेसाख्ता अपने लंबे बालों को आगे की तरफ समेटा। परी के इस तरह करने पर मीर ने मुश्किल कहके का गला घोंटा। जाना तो मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, मैं तब तक तैयार होके आता हूँ। ये भी बीवी वाला काम है। मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। परियाम इसकी गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरान हुई। बीवी हो अब ऐसे काम तो करने पड़ेंगे, इसलिए आइंदा तुमने अगर मेरे काम से इनहराफी की तो तरीक और बंद कमरा तो तुम्हें नहीं भूला होगा। मीर ने अधूरी बात की। परियाम ने डर कर मीर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मजाक के तासुरात नहीं थे। मैं किचन में जाऊँ? परियाम ने खौफ से मीर की तरफ देखकर पूछा। यस माय डार्लिंग, किचन में जाओ और आइंदा मेरे साथ ज़ुबान दराजी से परहेज़ करना, वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मीर सर्द लहजे में बोला, और इसका सर्द लहजे से तो कई लोग खौफ खाते हैं, ये तो फिर डरपोक सी परियाम थी, बेचारी डर के मारे बाहर भागी। मेरे कमरे से नहीं जाएगी। एक मेरा लहजा तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। पता नहीं कब ऐसा वक्त आ जाए मुझे ही अपना गुलाम बना रहे। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्यों रन-मुरीद बनने लगा। मीर अपनी सोचों पर इस्तग़फ़ार करता जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुसा। सर पूछ रही हैं कि अगर आप फ्री हैं तो वो अंदर आ जाएं। मीर अपने लैपटॉप पर जल्दी फाइल्स को रीड कर रहा था जब सेक्रेटरी ने अंदर आकर पूछा। अगर कोई और वक्त होता तो रवाज़ ऐसे ही मुंह उठाकर इसके ऑफिस में घुस आता, मगर आज मीर ने ख़ास इसको फ़ोन करके बुलवाया था, इसलिए रवाज़ डरता इसके ऑफिस तक तो आ गया, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए पहले इसकी सेक्रेटरी को अंदर भेजकर सूरत हाल मालूम करनी चाहिए। यस, इन्हें भेज दो और ख्याल रहे कुछ देर तक मेरे ऑफिस के आसपास कोई ना भटके। मीर ने सेक्रेटरी की तरफ देखे बगैर ही कहा, ओके सर। सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद करती बाहर गई। थोड़ी देर बाद ही फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मीर जानता था रवाज़ ही होगा। रवाज़ ने सर खुजाते हुए मीर की तरफ देखा, जो लैपटॉप से नज़रें ही नहीं हटा रहा था। तुमने लंदन जाने से पहले बताया ही नहीं मुझे कि तुम उधर जा रहे हो। रवाज़ गला साफ करते हुए बोला। तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। रवाज़ की तरफ अभी भी नहीं देखा गया। चलो, वैसे भी तुमने बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं बताई हुई थी, ये तो फिर छोटी सी बात है। रवाज़ ने खड़े खड़े ही निकाह वाली बात पे तंज किया। मीर जो खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था, रवाज़ की बात पे यकदम से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सीधा जाके रवाज़ के मुंह पर ज़ोरदार पंच मारा। रवाज़ थोड़ा सा पीछे की तरफ लड़खड़ाया और हैरत से अपने दोस्त को देखा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन बड़ी बातों में शामिल ज़रूर किया था। मीर गुस्से से घराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। मगर तुमने एक बार भी नहीं बताया था कि तुम्हारा निकाह अफ़ान खान की बहन से हुआ है और वो हाना की दोस्त है। रवाज़ गर्दन को सहलाता हुआ बोला। मीर ने पंच जो ज़ोर से मारा था, ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी सिवाय मेरे और दाद के। मैं चाहता था कि तब तक किसी को मालूम ना हो जब तक इसकी स्टडी नहीं कंप्लीट हो जाती, और तुम्हें तो बताने का रिस्क मैं हरगिज़ नहीं ले सकता था। मीर कहते हुए अपनी चेयर की तरफ बढ़ा, मगर रवाज़ के घुटने को ज़ोर से टांग मारी। वो बेचारा दर्द से चिल्लाया।
मुझे बताने का रिस्क क्यों नहीं ले सकते थे? मैं तो तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ। रवाज़ एक टांग पे नाचता हुआ बोला। वो क्या है ना रवाज़, अगर मैं तुम्हें बता देता कि मेरा निकाह परिणाम से हुआ था तो तुमने 2-3 दिन बाद ही ये सीक्रेट हाना को बता देते और मेरी गुड़िया अपना ये सीक्रेट आप ही से शेयर करती और आप ही साहिबा बाजल से करती और यूँ मेरा सीक्रेट जिससे मैं सीक्रेट समझ रहा होता मेरी पूरी फैमिली को पता चल जाता और मैं बेवकूफ़ इस बात को सीक्रेट समझता रहता। मीर सर्द लहजे में बात करते हुए अपनी चेयर पर बैठा। मैं हन्ना को क्यों बताता यार? रवाज़ ने अपनी शामत खुद बुलवा ली। मीर ने इसके बाद हैरत से रवाज़ को देखा, फिर यकदम अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सीधा जाकर रवाज़ को 3-4 पंच मारे। रवाज़ लड़खड़ाते हुए खुद को बचाने लगा। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मीर ने इसकी आंख के करीब पंच मारा। मेरे सामने एक्टिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? रवाज़ को सोफे पर धक्का दिया। हाना को क्यों बताओगे? यही कहा है ना तुमने। ये लो एक और मौका, अब हाना को जाके बताना कि ये तुम्हारा थोबड़ा क्यों बिगड़ा हुआ है। मीर ने रवाज़ की गाल पर पंच मारा। सॉरी यार, माफ़ कर दो, रवाज़ अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला। मीर ने गहरी सांस ली और रवाज़ की हालत का अंदाज़ा करते हुए पीछे हटा। तुम इस काबिल नहीं हो कि माफ़ किया जाए, इसलिए अपनी शक्ल को मेरे सामने से गुम कर लो। कहीं तुम इस शक्ल को दिखाने के काबिल भी नहीं रहो। मीर गुस्से से बोलकर पानी पीने लगा। यार तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो कि मैं तुम्हारी बहन को, रवाज़ ने बात अधूरी छोड़ी। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे बहुत अजीज़ हो। अगर तुम मेरी बहन के काबिल ना होते तो मैं पहले कदम पर ही तुम्हें रोक देता, मगर क्या है ना, मेरी बहन को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं है। बस मुझे इस बात का दुख था कि जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो तुम नहीं कर सके। मीर ने कहने के साथ ही पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। आई एम सॉरी यार, मुझे मालूम होता तो मैं कभी, रवाज़ आहिस्ता से बोला। अब तुम बार बार मुझे ये बात मत दिलाकर गुस्सा मत दिलाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीर ने रवाज़ को बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ धक्का दिया। यार मुझे दर्द हो रहा है। रवाज़ ने मस्कीन से शक्ल बनाई। मैं इस दर्द को मज़ीद बढ़ा दूंगा, इससे पहले ही दफ़ा हो जाओ और ख़बरदार जो मेरी बहन को बताया कि मैंने तुम्हें मारा है। मीर ने वार्निंग दी। मीर, रवाज़ दर्द से करलाया। जाओ जाओ अपनी मरहम पट्टी कराओ और हाँ, दाद को कहना मेरे सामने मत आए वरना इसकी ज़िंदगी की गारंटी मैं नहीं दे सकूँगा। मीर की सर्द आवाज़ गूंजी। मीर, वो तो रवाज़, तुम्हारा बोलना इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। इससे पहले कि तुम मेरे ऑफिस से स्ट्रेचर पर निकलो अब अपनी शक्ल गुम कर लो, मीर ने वार्निंग दी। रवाज़ बेचारा जल्दी से बाहर की तरफ निकला। मेरे से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी। अभी अपनी जान तो बचा ले, फिर दाद की भी सिफारिश कर लेगा।